हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अभी मुख्य परीक्षा की अभ्यास श्रृंखला चल रही है। लास्ट वीडियो में हमने 5 प्रश्न का फॉर्मेट के साथ व्याख्या दी है और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने लिखा भी है। कुछ लोगों ने लिखा था तो हमें भेजा भी है, वो पर्सनल भेजे हैं, लेकिन आप लोग ग्रुप में भेजेंगे तो उससे और भी बच्चे और भी लोग मोटिवेट होंगे, तो वो लोग भी अपना उत्तर लिख के भेजेंगे। तो इससे कुल मिला के लिखने की जो परंपरा है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो ये मुख्य परीक्षा की अभ्यास श्रृंखला चल रही है ये आपके जो चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे बिहार पीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, चाहे मध्य प्रदेश का पीसीएस का एग्ज़ाम हो, ये प्रश्न सभी जगह काम आएंगे। ठीक है। अब ये अलग है कि भाई आप मध्य प्रदेश तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए शब्द सीमा आप निर्धारित करिए, बिहार वाले अलग निर्धारित कर लेंगे, यूपी वाले या यूपीएससी के एस्पिरेंट जो होंगे वो यूके पीएससी के, तो ये लोग अपना अलग से निर्धारित कर लेंगे कि उनकी शब्द सीमा जो सब अपनी अपनी तैयारी के हिसाब से अपने शब्द सीमा को निर्धारित करेंगे। ठीक है। इसमें शब्द सीमा का हमने कोई पाबंदी नहीं लगा रखा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर आप लोग जैसे नियमित लिखना चाहते हैं, आप अगर एक प्रश्न भेजते हैं तो एक प्रश्न आपका चेक होता रहेगा, लेकिन अगर आप चाहें कि 2-3 प्रश्न हम लिखें और नियमित रूप से लिख कर भेजते रहें और हम चेक करते रहें, तो भाई थोड़ा सा क्या है कि फीस भी ज़रूरी होती है। ठीक है। इसके लिए नहीं कि हमें चाहिए ज़रूर, इसलिए चाहिए होगी कि आप लोगों को भी थोड़ा सा जिम्मेदारी का एहसास होगा और हम जिस हिसाब से आपको बताएंगे, आप क्योंकि फीस जमा किए रहेंगे तो आप उसी जिम्मेदारी के साथ उस हमारे बताए हुए कंटेंट को आगे बढ़ाएंगे और आप अपने लिखावट में सुधार भी करेंगे। फीस इसलिए ले रहे हैं। ठीक है। तो ठीक है, फिलहाल आज के वीडियो में हम करीब 7 प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न होगा बिहार से संबंधित है कि बिहार सरकार द्वारा बिहार में आर्थिक सामाजिक असमानताओं को कम करने के लिए उठाए गए कदमों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए तथा इन असमानताओं के कारणों की विवेचना कीजिए। कौन सी असमानता भाई? आर्थिक सामाजिक असमानता है। आप लोगों को पता है बिहार पूरे भारत में सबसे पिछड़े राज्य जो हैं भारत के, उनमें से एक बिहार भी है। ठीक है। यहाँ की आर्थिक सामाजिक ढांचा भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है और इसके लिए कुछ मुख्य कारण ही जिम्मेदार हैं। जैसे कारण आप अगर ऐसे नॉर्मल सोचेंगे तो बिहार 2000 के बाद जो विभाजन हुआ झारखंड का, तो उसके बाद यहाँ के औद्योगिक क्षेत्रों का थोड़ा सा ह्रास हुआ है। ठीक है। कृषि में पिछड़ापन है, शिक्षा के क्षेत्र में भी पिछड़ापन है, औद्योगिक आधारभूत संरचना का भी अभाव है इनके यहाँ। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से पॉइंट आप सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो करीब हमने 7-8 पॉइंट बना रखे हैं कि पिछड़े होने का कारण क्या है। तो कारण ये है कि सबसे पहले कृषि क्षेत्र की बदहाल स्थिति है। ठीक है। अब आप इसमें आंकड़ा नया लगा सकते हैं, डाल सकते हैं। दूसरा पॉइंट बनेगा औद्योगिक पिछड़ापन। ठीक है। औद्योगिक पिछड़ापन वही कि स्वतंत्र समय बिहार औद्योगिक रूप से अन्य राज्यों से की तुलना में काफ़ी आगे था, लेकिन जब झारखंड में बट गया तो क्या हुआ कि औद्योगिक पिछड़ापन यहाँ पे हावी हो गया था। अगला पॉइंट है आधारभूत संरचना का अभाव है यहाँ पे, चाहे सड़क है, रेल है, वायु यातायात, इन सब की सुविधाओं में भी ये पिछड़ी अवस्था में है। ठीक है। फिर निम्न ऋण जमा अनुपात भी यहाँ पर है। ऐसा होता है ना कि जब ऋण जमा अनुपात कम होता है ना, तो इसका मतलब ये है कि वित्तीय संस्थान जो है ना, वहाँ के उद्योग और कृषि कार्य उस राज्य के लिए या उस देश के लिए उद्योग कृषि कार्यों के लिए ऋण की उपलब्धता वो नहीं करवा पाते हैं।
ठीक है, और ये सबसे बड़ा कारण होता है पिछड़ेपन का। ठीक, फिर निम्न आर्थिक विकास दर है, फिर निम्न प्रति व्यक्ति आय भी है। अगला पॉइंट होगा ऊर्जा की कम उपलब्धता, क्योंकि ऊर्जा बहुत बड़ा योगदान देता है। कृषि हो या उद्योग, सभी क्षेत्रों के विकास में महती भूमिका निभाता है। फिर बिहार की बात करें तो बिहार बाढ़ की बात ना करें बिहार में तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई 2/3 हिस्से पर तो बाढ़ ही आती रहती है, कम से कम 2/3 भाग। तो बाढ़ और आर्थिक सामाजिक समस्याएं यहाँ पर है। ठीक, तो ये कुछ इसके कारण हैं। अब बात करेंगे कि सरकार द्वारा उठाए गए जो कदम हैं, तो उस उपायों में हम 7 निश्चय योजना को देख सकते हैं। फिर कृषि रोड मैप जो कि 2017 से 22 तक का है। ठीक है, इसमें सरकार द्वारा 5 साल का एक टारगेट रखा गया है। और एक चीज़ याद रखना, ये करीब 1.5 लाख करोड़ का पैकेज है। तीसरा कृषि रोड मैप है ये बिहार का। अब तीसरा है तो पहला दूसरा भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि पहला रहा 2007 से 2012 के बीच में, और दूसरा रहा 2012 से 2017 के बीच में। और एक चीज़ याद रखना, ये जो कृषि रोड मैप है ना, ये कृषि विकास को समग्र रूप से बढ़ावा दे भी रहा है, ऐसा देखा जा रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट जो होगा बिहार सरकार के द्वारा किए गए उपायों के बारे में। तो इसमें बिहार स्टार्टअप नीति 2017 में जुलाई गई थी। फिर बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति जुलाई गई। बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम 2016, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना और मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, ये कुछ उपाय सरकार द्वारा किए गए हैं जिससे यहाँ की इन असमानताओं में कमी लाने की कोशिश की जा रही है जिसके द्वारा। ठीक है, एक अगला प्रश्न, ये तो एक प्रश्न हो गया, पहला प्रश्न हो गया भाई। अगला प्रश्न है जनांकिकी लाभांश क्या है? मतलब जनांकिकी लाभांश से आप क्या समझते हैं? इन अवसरों का लाभ उठाने के क्रम में बिहार सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालना है। ठीक है, तो ये है क्या आखिरकार भाई? देखिए, जनांकिकी लाभांश होता क्या है? अगर हम बात करें कि जैसे संयुक्त राज्य जनसंख्या कोष है, ये कहती है कि जनसंख्या में कार्यशील जो आयु है, अभी देखिए जनांकिकी लाभांश पर एक प्रश्न यूपी पीछे में भी आया हुआ था। ठीक है, तो कार्यशील आयु जो है 15 से 64 आयु वर्ग वाली बात कर रहे हैं कि भागीदारी गैर कार्यशील आयु वाली जनसंख्या जो होती है गैर कार्यशील 14 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक की भागीदारी से अधिक हो तो मान के चलिए कि जनांकिकी लाभांश की स्थिति बनती है। अच्छा, जनसंख्या की आयु संरचना में बदलाव के परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास और आय का स्तर भी बढ़ता है। किसी देश को प्राप्त होने वाले जनांकिकी लाभांश की मात्रा युवा वयस्कों की उत्पादकता के स्तर पर भी निर्भर करती है। ठीक है, कुछ ऐसे हमको याद रखना है, भूमिका बनानी पड़ेगी, तो कुछ भूमिका होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद अब सीधे सीधे आप पॉइंट पे नहीं आएंगे और जनांकिकी लाभांश क्या है ये परिचय देंगे, तो उसके बाद तो कुछ न कुछ आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि शब्द लिमिट को आपको खींचना भी थोड़ा लंबा चलेगा ना। युवाओं की उत्पादकता, स्कूली शिक्षा के स्तर, देश में प्रचलित रोजगार, बच्चे पैदा करने के समय और आवृत्ति और आर्थिक नीतियों पर भी निर्भर करती है। जनांकिकी लाभांश प्राप्त करने के लिए एक देश को एक जनांकिकी संक्रमण से भी गुजरना पड़ता है, और जनांकिकी लाभांश प्राप्त करने के दौरान कोई भी देश या अर्थव्यवस्था जो होती है वो 2 चरणों से गुजरती है। इसके पहला चरण होता है, दूसरा चरण होता है। पहला चरण क्या है भाई? पहला चरण ये होता है कि इसमें प्रजनन क्षमता में गिरावट के परिणाम स्वरूप अस्थायी रूप से श्रमिकों की संख्या में तथा उपभोक्ताओं की संख्या के सापेक्ष वृद्धि होती है। चिकित्सा और बेहतर स्वास्थ्य प्रयासों में क्या होता है? सुधार के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि बुजुर्ग आबादी की संख्या में भी वृद्धि होती है, जो अतिरिक्त आय के सृजन को प्रभावित करता है। ठीक है, मतलब क्या है कि मतलब कुल मिला के यही है कि इस चरण में प्रति व्यक्ति आय धीमी गति से बढ़ती रहती है।
जो दूसरा चरण होता है उसमें क्या होता है भाई, इसमें प्रजनन शक्ति में गिरावट आएगी, और गिरावट आएगी तो क्या होगा, पूंजी और मानव पूंजी में भी वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप क्या होगा कि प्रत्येक श्रमिक की उत्पादकता बढ़ती है। इस चरण में क्या किया जाता है भाई कि राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है, और राष्ट्रीय आय में अगर वृद्धि हो रही तो ये भी याद रखना है कि पृथ्वी की आय भी बढ़ेगी। एक चीज़ और याद रखना, इसमें सरकार प्रत्येक बच्चे पर अधिक से अधिक निवेश भी करती है। ठीक है, अब इतना सब कुछ बताने के बाद प्रश्न होता है कि बिहार सरकार द्वारा उठाए गए कदम कौन कौन से हैं। तो बिहार सरकार द्वारा जो उठाए गए कदम होंगे उसमें बिहार उन्नयन योजना है। अगर आप लोगों को पता है उन्नयन योजना के बारे में तो ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि शिक्षा को बेहतर गुणवत्तापूर्ण बनाने वाली एक योजना है। इसी के तहत सभी विषयों का ई कंटेंट तैयार कर स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना की जाएगी, और टीवी स्क्रीन, इन्वर्टर, पेन ड्राइव, स्पीकर आदि के माध्यम से अध्यापन कार्य किया जाएगा। दूसरा क्या है, कुशल युवा कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत हुई है 2016 में अक्टूबर महीने में। इसके माध्यम से युवाओं को रोजगार प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाया जा रहा है। ठीक, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, इसी के उसमें हम ले लेंगे। तो इसके तहत बेहतर तकनीकी प्रशिक्षण है, पॉलिटेक्निक संस्थानों की गुणवत्ता बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है। इसके तहत हर जिले में मेगा स्किल सेंटर की स्थापना भी की जा रही है। ठीक, तीसरा पॉइंट बनेगा कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, इस योजना का शुभारंभ हुआ है 2016 में ही। इसके तहत राज्य के 12वीं पास जो विद्यार्थी हैं ना, उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण प्रदान किया जा रहा है। किसके तहत, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत। फिर अगला पॉइंट बनेगा बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना है। इसमें जीविका के नाम से जाना जाता है इसे। मुख्य उद्देश्य क्या भाई, ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण करना है, और इसके द्वारा ग्रामीण आजीविका में सुधार कर ग्रामीण गरीब और उत्पादक संगठनों को विकसित किया जा रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट फिर क्या बनेगा, सरकार के उठाए गए कदम के रूप में स्टार्टअप को बढ़ावा देना। 2017 की नीति है ये, उद्यमिता को बढ़ावा दे रही है। राज्य सरकार ने 500 करोड़ का स्टार्टअप जोखिम पूंजी कोष भी बनाया है। स्टार्टअप बिहार नामक पोर्टल का भी आरंभ हुआ है, जिस पर प्रमाणन, नेटवर्किंग, प्रोत्साहन, विभूति, शिकायत निवारण जैसी सेवाएं भी दी जा रही हैं। ठीक है, एक और पॉइंट बन जाएगा कि महिलाओं में भी कुछ होना चाहिए भाई, महिला भी इसी समाज का एक अंग है, तो महिलाओं में उद्यमता को भी बढ़ावा देना है। तो इसके लिए क्या किया गया कि लागत का 50% अधिकतम 5 लाख रुपए तक अनुदान होगा, और अधिकतम 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। कैसे, सशक्त महिला सक्षम महिला के तहत। उच्चतर शिक्षा के लिए इंटर उत्तीर्ण अविवाहित महिला को 25,000 तक, स्नातक उत्तीर्णता पर 80,000 की आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। ठीक है, इन सब पॉइंट्स को आप कवर करते हुए लास्ट में जो बात करेंगे उसमें कुछ सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पहलू शामिल होंगे। बिहार में जनसंख्या के अनुपात में आधारभूत संरचना और रोजगार के साधन अपर्याप्त हैं। बिहार सरकार द्वारा उठाए गए कदम अब भी अपर्याप्त हैं। आवश्यकता है कि राज्य में निवेश को बढ़ावा देने, एक प्रकार से ये आगे की राह आप बता सकते हैं, अपने विचार आप रख सकते हैं कि क्या होना चाहिए। तो आवश्यकता ये होती है भाई अब कि राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के प्रति सरकार गंभीर प्रयास करे, साथ ही सामाजिक आधारभूत संरचना के विकास के लिए इस क्षेत्र में निजी निवेश को भी प्रोत्साहित किया जाए, ताकि राज्य जनांकिकी लाभांश प्राप्त कर देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सके। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा उत्तर हो गया। फॉर्मेट कुछ इसी तरीके से रहेगा जो हमने यहाँ पे दिखा रखा भाई, पॉइंट बना रखे हैं। पॉइंट्स इसलिए बना रखे हैं कि आप पॉइंट्स अगर देखेंगे ना, तो पॉइंट्स की थोड़ी थोड़ी आप व्याख्या करते चलेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए पॉइंट्स ज़रूरी होते हैं उत्तर में। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी कहानी तो याद होती नहीं है, पॉइंट्स ज़रूर याद रहेंगे, और पॉइंट्स याद रहेंगे तो आपको उत्तर लिखने में बड़ी आसानी भी होगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, सीमा पार से होने वाले साइबर हमलों का भारत की आंतरिक सुरक्षा पर प्रभाव का विश्लेषण कीजिए, साथ ही इन हमलों के विरुद्ध किए गए रक्षोपायों की चर्चा कीजिए। इसमें देखिए हमने 250 शब्द की सीमा
लगा रखी। प्रतिबंध भाई 250 शब्द होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, प्रश्न को अगर हम डिवाइड कर दें कई भागों में, तो सबसे पहले तो भाई साइबर अपराध है क्या, ठीक है। अच्छा, साइबर अपराध जो है उस सीमा पार हमलों में किस प्रकार से अपनी मदद करता है, और इसका क्या क्या प्रभाव हो सकता है, क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकता है, क्या दुष्परिणाम हो सकता है, ठीक है। तो इसकी भी व्याख्या हमको करनी पड़ेगी कि इसमें क्या है। सूचना और संरचना को क्षति पहुंचाने, आतंकवाद के मौजूदा रूप से जुड़कर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। आतंकवादी क्या करते हैं, सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, आतंकवादी हमलों की योजना बनाते हैं, उन्हें अंजाम भी देते हैं और हिंसा भड़काते हैं, साथ में युवाओं की भर्ती करने, धन जुटाने में भी इसका उपयोग कर लेते हैं। अब साइबर हमलों के विरुद्ध जो रक्षात्मक उपाय किए गए हैं उसके बारे में हम थोड़ा अगर देख लें तो उसमें हमें पॉइंट्स मिलेंगे कौन कौन से, कि इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ये क्या भाई, ये विभिन्न संबंधित एजेंसियों को नियमित आधार पर नवीनतम साइबर खतरों और जवाबी उपायों के बारे में अलर्ट और सलाह जारी करती है। दूसरा पॉइंट क्या है भाई, दूसरा पॉइंट है इंडिया राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना और संरचना संरक्षण केंद्र है। ये क्या भाई, ये अपने अधिदेश के माध्यम से अनुसंधान और विकास संबंधी उपायों और समीक्षात्मक सूचना संरचना के संरक्षण के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, साइबर स्वच्छता केंद्र जो है ये दुर्भावनापूर्ण हमलों का पता लगाने और उन्हें हटाने हेतु मुफ्त सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध कराता है। फिर एक अगला पॉइंट बनेगा कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, ये क्या काम करेगा भाई, ये साइबर हम अपराधों की शिकायतों को दर्ज करने के लिए पीड़ितों को एक सार्वजनिक मंच उपलब्ध करवाएगा, ठीक है। इसी में एक पॉइंट और है कि आरबीआई का साइबर सुरक्षा सेल, ये क्या काम करेगा भाई, आरबीआई का जो साइबर सुरक्षा सेल है ये बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों में साइबर सुरक्षा के खतरों की निगरानी करता है। और एक अंतिम पॉइंट है जो कि सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। इसमें क्या है, कंप्यूटर प्रणाली है, कंप्यूटर नेटवर्क है, उनके डाटा के प्रयोग को नियंत्रित करने का काम किया जाता है इसी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के द्वारा, ठीक है। तो थोड़ा सा इनकी व्याख्या हो जाएगी और अंत में एक निष्कर्ष भी होना चाहिए, और निष्कर्ष भी आपके प्रश्न और उत्तर दोनों को संतुलित करते हुए एक लिखा जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न जो है ना ये जीएस 4th पेपर से संबंधित है। अगर आप जैसे यूपीपीसीएस, यूपीएससी, यूकेपीसीएस, एमपीपीसीएस देने वाले जो हैं उनके लिए है ये, किस निष्पक्षता और गैर तरफदारी लोक सेवाओं में किस प्रकार से तटस्थता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सोदाहरण उत्तर की पुष्टि कीजिए, तो उत्तर की पुष्टि करनी है तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि आखिर ये है क्या। तो अगर इसको पता करेंगे तो एक चीज याद रखना, इसमें हम एक भूमिका के बारे में लिख सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सार्वजनिक कार्यालयों में प्रत्येक धारक जो होता है ना जनता के प्रति जवाबदेह होता है भाई। जवाबदेही का प्रत्यारोपण आचार संहिता के माध्यम से किया जाता है जो अंततः सार्वजनिक रूप से सेवाओं के वितरण की गुणवत्ता को सुधारता है। अब हम वही बात करें कि भाई ऐसा है क्या, ऐसा है तो वो कैसे है कि निष्पक्षता गैर तरफदारी जो होती है वो लोक सेवाओं में तटस्थता को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अब इसके बारे में अगर बताएंगे तो थोड़ा सा हमको लिखना भी पड़ेगा कि जैसे निष्पक्षता गैर तरफदारी जो होती है ना ये नैतिकता के दो प्रमुख आयाम होते हैं। इसमें क्या है भाई, ये दोनों चीज़ें लोक सेवा में एक तटस्थ दृष्टिकोण के विकास में सहायक होते हैं। तटस्थता क्या है भाई, तटस्थता है कि किसी भी लाभ अथवा व्यक्तिगत फायदे के प्रति उदासीनता के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। किसको, तटस्थता को।
साथ ही निष्पक्षता क्या भाई? निष्पक्षता एक पक्षपात विहीन दृष्टिकोण है। इसमें अमीर गरीब जाति धर्म के सामाजिक दबाव आदि से तटस्थ रहकर कार्य किया जाता है। वहीं भी अगर हम गैर तरफदारी वाली बात कर लें तो गैर तरफदारी क्या है कि किसी विशेष विचारधारा या राजनीतिक दलों के प्रति झुकाव या संबद्धता की अनुपस्थिति की द्योतक होती है गैर तरफदारी। ठीक है। फिर दूसरी चीज है कि सुशासन की अवधारणा के प्रवर्तन के लिए एक तंत्र का निर्माण करता है। कौन? निष्पक्षता और गैर तरफदारी। हालांकि भारत जैसा एक भारत क्या है, भारत में कई मान्यताओं वाले लोग हैं, कई बोली बोलने वाले लोग हैं, कई भाषाओं वाले लोग हैं, बहुत विविधता में एकता है। तो यहाँ पे एक जटिल राजनीतिक सामाजिक परिदृश्य है। इसमें क्या है, लोक सेवक का जो वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष होना बहुत ही मुश्किल काम होता है। ऐसी स्थिति में निष्पक्षता गैर तरफदारी मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में काम करते हैं और समाज को सर्वोत्तम सेवाएं देने में भी ये सहायक होते हैं। फिर लोक सेवकों को सभी के कल्याण के लिए कार्य करना होता है। उसे नीतियों के क्रियान्वयन के लिए व्यक्तिगत विश्वासों के विपरीत भी कार्य करना होता है। ठीक है, तो हमें ये भी चीज़ याद रखना है। अब होता क्या है कि लोक नीतियों के क्रियान्वयन में जाति है, क्षेत्र है, वर्ग है, ये धर्म, इन सब के विचार के बिना कार्य करना पड़ता है। ठीक है, कार्य करना होता भाई। एग्जाम्पल अगर उदाहरण, जैसे सुदाहरण स्पष्ट करना ना, तो सुदाहरण में उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए तो जैसे किसी लोक सेवक को क्या करना है कि भाई आदिवासी क्षेत्र में उसकी पोस्टिंग मिल गई तो वहाँ पे वो काम करेगा ही, लेकिन हो सकता है कि उसे आदिवासी समाज के सांस्कृतिक विश्वासों के प्रति कुछ विशेष लगाव ना हो या उनकी संस्कृति के प्रति वो असहमत हो, कि इसके बावजूद भी ध्यान ये रखना होगा क्योंकि वो एक लोक सेवक है तो उसे सेवा करने की इच्छा शक्ति जो लोगों की है इसकी इस असहमति से प्रभावित ना हो। ठीक, अब इस पॉइंट्स को देखने के बाद, कुछ थोड़ा बहुत लिखने के बाद हमें एक चीज़ ये भी समझ में आ जानी चाहिए कि एक लोक सेवक जो है ना वो भी किसी विशिष्ट समाज का ही एक भाग होता है। यदि उसमें मान लीजिए अपने समाज का कोई सामाजिक मानदंड बना रहता है तो वह व्यक्तिगत विचार के आधार पर पक्षपाती निर्णय ले सकता है। मान लीजिए कि समाज का संभ्रांत वर्ग का एक सिविल सेवक है जो कभी भी समाज के कमजोर वर्गों के प्रति करुणा या सहानुभूति नहीं रख सकता। ऐसी स्थिति में क्या हो सकता भाई? तब तो बहुत गड़बड़ है। लेकिन ऐसी स्थिति में ना जो ये निष्पक्षता गैर तरफदारी है ये लोक सेवक में बेहतर प्रशासन और कल्याणकारी नीतियों के निष्पक्ष क्रियान्वयन के लिए अभिवृत्ति का विकास कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखना कि अगर आप मान लीजिए आपकी अंतरात्मा असंतुष्ट है, नैतिक दुविधा या फंसे हुए हैं, तो उसमें क्या है कि भाई सही गलत का फर्क भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में भी जो निष्पक्षता गैर तरफदारी है ना ये इस मामले में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और अंत में क्या होता है कि वो व्यक्ति तटस्थता, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता लाने में सहायक होता है और व्यक्ति इन सब मामलों से गुजरते हुए अपना काम करता है। उदाहरण है भाई टी.एन. शेषन, श्री टी.एन. शेषन जो मुख्य चुनाव आयुक्त भी रह चुके हैं। इन्होंने क्या है, इनका थोड़ा एग्जाम्पल ये है कि कठिन परिस्थितियों में भी अपनी गरिमा और सम्मान के साथ आगे बढ़े थे। ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा इसलिए हुआ था कि वो क्या हुआ कि सदैव तटस्थता, गैर तरफदारी, निष्पक्षता के सिद्धांत का उन्होंने पालन किया था। उन्हीं के इस दृष्टिकोण ने एक चीज और फायदे में किया कि भाई चुनाव आयोग में अभूतपूर्व सुधार भी किए। ठीक है, एक प्रश्न ये भी हो गया। अगला प्रश्न हम देखेंगे, परंपरागत और क्वांटम कंप्यूटिंग में अंतर को स्पष्ट करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में क्वांटम कंप्यूटर के संभावित अनुप्रयोगों पर चर्चा कीजिए। अब ऐसा प्रश्न है तो इसमें भी, इस प्रश्न के भी कई सारे भाग हो सकते हैं। भैया क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है पहली बात तो, फिर परंपरागत कंप्यूटिंग क्या है,
फिर हमें अंतर भी बताना है, 3 भाग हुआ। चौथा भाग क्या होगा, संभावित अनुप्रयोग क्या क्या है इसके, ये हमको बताना। तो भैया 4 पार्ट हो गए इस प्रश्न के। तो सबसे पहले क्वांटम तकनीक क्या है भाई। क्वांटम शब्द का पहली बार प्रयोग 2012 में जॉन प्रेस्किल द्वारा किया गया था, जिसके अनुसार क्या है, क्वांटम कंप्यूटर कोई भी ऐसी गणना कर सकता है जिसे आधुनिक सुपर कंप्यूटर भी करने में सक्षम नहीं होगा। क्वांटम कंप्यूटर की गति जो है ना, वो समानांतर रूप से देखी जाए तो कार्यरत कई परंपरागत कंप्यूटर से अधिक होती है। तो परंपरागत कंप्यूटर क्या भाई, इसके बारे में अगर देखेंगे कि विद्युत प्रवाह का प्रयोग कर भौतिकी की परंपरागत सिद्धांत पर कार्य करने वाली जो युक्ति है, वही है कंप्यूटर की युक्ति है, वही है परंपरागत कंप्यूटर। ठीक है, अंतर भी आपको पता चलेगा। तो अंतर हम कुछ पॉइंट्स में ही देखेंगे, 1 या 2 पॉइंट्स में देख लेंगे कि परंपरागत कंप्यूटर भौतिकी के परंपरागत सिद्धांत पर कार्य करता है और कंप्यूटर विद्युत प्रवाह का प्रयोग करते हैं। लेकिन वहीं पर क्वांटम कंप्यूटर जो है ना, वो क्वांटम भौतिक के नियमों का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात क्या है कि सामान्य कंप्यूटर जो होते हैं, परंपरागत कंप्यूटर बिट में सूचनाओं को संग्रहित करते हैं तथा प्रोसेसिंग के दौरान बाइनरी इनपुट में से किसी एक को एक बार में ऑपरेट करते हैं। लेकिन वहीं पर क्वांटम कंप्यूटर क्या करता है भाई, क्वांटम कंप्यूटर में सूचनाएं क्वांटम बिट या क्यूबिक में संग्रहित की जाती हैं, या वो संग्रहित करता है। स्पीड भी इनकी अच्छी खासी है, इनकी क्षमता भी अच्छी खासी है, गणना करने की क्षमता है या काम करने की क्षमता हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वांटम कंप्यूटर के संभावित अनुप्रयोग। तो इनकी जो संभावित अनुप्रयोग है वो कुछ इस प्रकार से होंगे कि बड़ी मात्रा में डाटा को संसाधित करता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास में अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा, खगोल विज्ञान से लेकर भाषा विज्ञान तक सभी क्षेत्रों की डाटा माइनिंग हेतु महत्वपूर्ण होता है। अगला पॉइंट हो जाएगा, इनके माध्यम से पदार्थ के परमाणु और उप परमाणु स्तर की गणना करके नए औषध उत्पादों का विकास तथा अन्वेषण किया जा सकता है। ठीक है, इसी में और भी पॉइंट्स जुड़ेंगे, जैसे कि बैंकिंग और सुरक्षा क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले एनक्रिप्शन सिस्टम की कमजोरियों को दूर कर एक फुल प्रूफ तंत्र का विकास किया जा सकता है। फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इसमें देखिए पॉइंट्स हमने लिख रखे हैं। ठीक है, फॉर्मेट हमने दे रखा है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, लॉजिस्टिक और वित्तीय सेवाओं ट्रैफिक कंट्रोल में भी इस सहजता से प्रयोग किए जा सकते हैं। दुर्लभ खगोलीय गणना करने में सहायक हो सकते हैं। अंतरिक्ष के सुलझे रहस्यों की वैज्ञानिक गणना करने में सहायक होते हैं। नवान तकनीकों को और भी बेहतर बनाने और इससे संबंधित जो जटिल गणनाएं हैं उनको सटीकता और शीघ्रता से हल करने में भी ये सहायक होते हैं। आंकड़ों की बात कर ली जाए तो आंकड़ों का सुरक्षित एन्क्रिप्शन सुनिश्चित करने तथा साइबर अपराधों को कम करने में भी क्वांटम कंप्यूटिंग सहायक होती है। ठीक है, इसको क्वांटम सुप्रीमेसी भी बोल सकते हैं। ठीक है, अंत में आप एक निष्कर्ष भी देना चाहेंगे। निष्कर्ष वो आपके विचार के रूप में सामने आएगा कि अंततः हम ये कह सकते हैं भैया क्वांटम कंप्यूटिंग वर्तमान समय में तीव्रता से उभरती तकनीक है और जिसके प्रयोग से कई क्षेत्रों में अभूतपूर्व क्रांति लाई जा सकती है। इस दिशा में भारत सरकार ने भी एक नई पहल शुरू की है। कौन सी? एक क्वेस्ट का नाम सुना होगा, QUEST, क्वांटम इनाबलेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का शुभारंभ अगले 1 दशक में भारत में क्वांटम कंप्यूटर का निर्माण करने के उद्देश्य से किया गया है। ठीक है, एक आपका ये भी होगा प्रश्न। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न जो होगा, अभी 2 प्रश्न इसमें है तो दोनों हम देख सकते हैं या फिर बाद में देख लेंगे। छोटी छोटी वीडियो रहेगी तो आपको भी आसानी होगी, है ना। तो 5 प्रश्न कुल मिला के इसमें तैयार हो गए हैं। आप लोग इसको, ये 5 प्रश्न आप लोग करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग लिखेंगे तो हमें भेजेंगे भी। ठीक है, क्योंकि मेंस की तैयारी 1 या 2 दिन नहीं होगी, उसके लिए लंबा टाइम भी देना पड़ता है। और टाइम आप देंगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और जब तक आपका पेपर होने वाला होगा तब तक हम उम्मीद करते हैं कम से कम
1000 1000 से 1200 प्रश्न का प्रैक्टिस हम कर लिए होंगे। ठीक है, और जीएस का ही नहीं, इसमें ऑप्शनल के रूप में हिस्ट्री और ज्योग्राफी को भी हम शामिल करेंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे और अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद भैया। पढ़ते रहिए, सब लोग लिखते रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगा कर भाई थोड़ा शेयर वेयर भी कर सकते हैं आप लोग, अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कम से कम देख के वो फ़ायदा तो उठा सकते हैं, क्वेश्चन लिखने में उनको आसानी हो जाएगी, इसलिए हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।